स्मार्ट पोल्स, स्मार्ट कैमरेज लगे हुए हैं जिसके माध्यम से आप ट्रैफिक रेगुलेट करते हैं। और इधर शिफ्टिंग का भी बड़ा इशू है। तो देखा होगा पूरा ईसी रोड हम लोगों ने ठीक किया है। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से हम लोग पूरे शहर का ड्रेनेज ठीक करने जा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि मीटर न होने के कारण आप पानी से दिन भर जो जहाँ पानी नहीं आ रहा वहाँ तो नहीं आ रहा है, जहाँ आ रहा है दिन भर आप गाड़ी धोए जा रहे हैं, वहाँ लोगों को पीने के लिए पानी नहीं, आप उस पानी को इस तरह बाहर है कि उसे कोई पूछने वाला नहीं। ये नशा का थोड़ा यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी आ गई है उससे यहाँ पे नशे का कारोबार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जल भराव की बड़ी समस्या है, यहाँ पे निकासी की बड़ी समस्या है। मुख्य समस्या हमारी सफाई की और बिजली की होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। नगर निकाय चुनाव के प्रचार के लिए अब सिर्फ एक दिन शेष है। इसी क्रम में भाजपा ने वार्ड नंबर 78 के संस्कृति लोक कॉलोनी में एक भव्य जनसभा का आयोजन किया। जनसभा में विधायक विनोद चमोली ने पार्षद प्रत्याशी मीता गुप्ता और महापौर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल के समर्थन में जनता से वोट की अपील की। कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों की भारी उपस्थिति के साथ संस्कृति लोक कॉलोनी के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत और उपाध्यक्ष दिलवान सिंह नेगी आदि मौजूद रहे। देखिए पल्स 24 न्यूज की खास रिपोर्ट। हम इस वक्त उपस्थित हैं वार्ड नंबर 78 में और यहाँ पर एक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनसभा आयोजित किया गया था। इसके मुख्य अतिथि के रूप में विनोद चमोली जी जब तक हम वर्तमान विधायक नगर निगम में उपस्थित रहे। क्योंकि संस्कृति लोक से मैं दिल से जुड़ा हुआ हूँ, पहले दिन से जुड़ा हुआ हूँ और काम भी किए। आप जिस रोड की बात कर रहे हैं, जब संस्कृत लोक में मैं रोड बना रहा था तो मैंने यहाँ देखा कॉलोनी स्कूल तक बच्चे जाते हैं, बड़ा मुश्किल से जाते हैं। तो मैंने कहा इसको मोरू वाले से लिंक कर दो, एक लिंक रोड बन जाएगा। और आज मैं देखता हूँ लिंक रोड के कारण टर्मिनल रोड से सीधे लोग निकलकर लेन नंबर 24 से निकलते, 24 से उधर से आते हैं और सीधे लोग जाके बाईपास रोड जुड़ रहे हैं। एक लिंक रोड सीधा सीधा ये बाईपास के लिए आपका बना है। और उसके अलावा जो आंतरिक मार्ग थे तो पहले भी मैंने बनाया, उसके बाद एक टेंडर में दोबारा उस पर काम चल रहा है, फिर दोबारा टेंडर हुआ और उस पर भी काम चल रहा है। तो लगभग आंतरिक मार्ग मेरे पूरे बनने जा रहे हैं। मुख्य मार्ग बनना है तो हमने कहा था अंदर से जब बाहर को निकलेंगे तो लास्ट में हम बाहर को भी उसको बनाते हुए जाएंगे। तो ये ऑलरेडी इस समय मेरा काम इस क्षेत्र में चल रहा है। साथ साथ यहाँ पर पीने के पानी की समस्या थी, लेकिन अगर बार बार कहते भाई पानी का क्या होगा, तो आपको मालूम है लगभग 14 करोड़ की लागत से आपका पेयजल संकट भी दूर होने वाला है और टेंडर प्रोसेस चल रहा है। 14 करोड़ रुपए आपके यहाँ लगने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो सीवरेज का काम है, जब मैंने इसका अलाइनमेंट किया तो जो मेरा STP है सामने वाला बाईपास वाला, ये जो STP है ये घूम के वहां से कनेक्ट हो पा रहा है। तो सीवरेज का भी लगभग सैंक्शन में है, वो भी सैंक्शन हो गया, तो डैमेज को ठीक करेंगे। तो आपका सड़कों का काम चल रहा है, आपका पानी का काम होने वाला है, आपका सीवर का काम स्वीकृत है। और क्या बचा? मंदिर में बनेगी और क्या रहेगी? नाली के लिए ड्रेनेज का भी प्लान चल रहा है, वो आए होंगे यहाँ पर ड्रेनेज वाले। ये पूरा संस्कृत लोग, मैंने भी ऋषि विहार से आ रहा हूँ, ये दोनों कंप्लीट कॉलोनी का ड्रेनेज प्लान बन रहा है, अलग से बन रहा है। क्योंकि वो जहाँ प्रॉब्लम क्या है, आपके निकासी की समस्या है। तो जब तक मैं पूरे को प्लान नहीं करूंगा तब तक संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्लैंटिंग है। और मजे की बात है कि प्रॉपर्टी इन्होंने इन्होंने क्या हुआ, नीचे के हिस्से बेच रखे सारे, 1 इंच नहीं छोड़ी, 1 इंच नीचे। और जहाँ नीचे ड्रेनेज होना चाहिए था वहां मकान बना दी कॉलोनी, मकान अपने आप खुद पानी में फंसे हुए। पूछे इनके घर का आदमी समझ रहा है कि पानी रुकता है, इन्होंने मुझसे उसको रिपेयर कराया तब भी ठीक नहीं हुआ। उस मैं इनको बोलो तो नहीं हो पाएगा ये। मैं इनके घर पर गया, उनको बोल कर आया, मैं कहा भाई तुम ठीक तो कराने की बात करो, लेकिन ठीक नहीं होगा क्योंकि निकासी नहीं है, तुमने उल्टा बना रखा सारा। इन्हें भाई ने पैसा भी लगवा दिया, लेकिन तभी ठीक नहीं हुआ। अब वो तभी ठीक होगा कि जब पूरी कॉलोनी का ड्रेनेज का प्लान बनेगा। और वो मैंने PWD को बोला हुआ है
हम इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ कॉलोनी मैंने टेकअप की है जिसमें ये भी की है। थोड़ा सा रुकना पड़ेगा क्योंकि उसकी निकासियां मुझे प्लान करनी है, तब जाके वो संभव हो पाएगा। क्यों नहीं, आप बोलते हो हर मीटिंग मुझे छेड़ देता है। अब तो मुझे पैसा कमाई नहीं पड़ेगा लोग उनको बढ़िया सूटेड हो गए और बालों में वो लगाते हैं, क्या लगाते हो? औरतें भी लगाते हैं, तो औरतें भी लगाती है बढ़िया। अब चमक के सवेरे निकलते, चमक के घर घुसते हैं, लोग परेशान हो पहाड़ी पर। चलो कोई बात नहीं, मेरे मित्र हैं, मेरी सब सुनते हैं और सब सहते हैं, उसके बाद भी लगे रहते हैं, ये बड़ा आनंद है। तो कुल मिला के ये सब चीजें मेरे जहन में है। मैं सिर्फ एक ही निवेदन लेकर आया हूँ। काम देखिए, पार्षद के पास बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं होती पैसे की, मैं बता दूंगा, गुड्डू जी बन तो रही है, लेकिन उनको लगता होगा मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, नहीं कर पाऊंगा, सही नहीं है कुछ। मैं तो मेयर रहा हूँ इतने साल का मिलता है। और आज जिस तरह की महंगाई है, 20-25 लाख में एक गली नहीं मिल पाएगी। आप तो देख ही रहे, आपकी सड़कें बनने करोड़ों रुपए लग रहे हैं, तो पूरे 5 साल में मिला के 5 सड़क बना दे, ये भी बहुत बड़ी बात है। और इस संस्कृत लोगों में कम से कम 40 सड़कें होंगी, जो बड़ी बात होगा। कितने किलोमीटर इस बार है? 4 किलोमीटर सड़कें हैं। आप सोचो 4 किलोमीटर सड़क क्या होता, 25 लाख, कुछ भी नहीं। हाँ ये ठीक है, कोई बिजली खराब हो जाएगी तो हमें तो बिजली ठीक करा के सेल्फी खींच लेंगे, ये होता है, पार्षद यही करते हैं। आप कोई सफाई का होगा तो बहुत ज्यादा हिलाओ इनको, तब यहाँ के खड़े होकर झाड़ू वाड़ू मरवा देंगे, ये तो होगा। लेकिन जो बाकी बड़े काम है वो उन्हें सरकार के माध्यम से, हमारे माध्यम से, और मैं ऑलरेडी करूंगा, आगे मुझे करने अल्लाह होगा, मोमबत्ती होगी, लेकिन वह कमल कितना है, कमल को कितना वोट पड़ा हुआ है वो काउंट होना, मतलब भारतीय जनता पार्टी को कितना वोट पड़ा हुआ है वो काउंट होना है। वह कहीं पर भी कोई चीचू और गुड्डू और ये नहीं चलने वाला है। इसलिए मेरा आग्रह है कि इनको यहाँ तक छोड़ दें कि आपने अपनी उपस्थिति दे गए हैं, आपके सामने उनका परिचय हो गया है, आपसे इन्होंने अपने लिए मतदान के लिए अनुरोध कर दिया है, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ना है, ये दिमाग में लेकर आपको परिचय इतना अच्छा हो गया है। और आप लोग मेरे साथ साथ आज सभी अपना घर और सभी कार्य छोड़कर मेरे साथ व्यस्त हैं, इसका मैं आप लोगों की बहुत बड़ी आभारी हूँ। मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ कि उनकी भी कुछ हमसे उम्मीदें हैं और जो हम लोगों ने मिलके इसको पूरा करने। रोडें बन रही है कॉलोनी में, ड्रेनेज का प्रोसेस पे है, सीवरेज का प्रोसेस पे है, और इन सब बातों को लेके विधायक जी से हमसे बहुत सारी उम्मीदें, जैसे हम लोग उनसे उम्मीद करते हैं उसी प्रकार उनका हमसे भी वो उम्मीद रखते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए, समय कम है, विधायक जी ने भी कहीं दूसरे प्रोग्राम में जाना है। मेरी आप लोगों से एक विनती और मैं रिक्वेस्ट आपसे, आप सभी लोगों से करता हूँ, मेरे सभी अपने ये कॉलोनी वासी हैं, कि बीजेपी के कमल के बटन पे आप लोगों ने बटन दबाना है और विजयी बनाना, जो हर कोई हमसे उम्मीद करता है। आज की अगर मैं बात करूं, फूल के ऊपर जो है अपना जोर लगाने का कष्ट करें और बीजेपी सरकार को जिताएं। आप देखें, ताकि हमारी जो नगर निगम में जो सरकार बने वो बीजेपी के नेतृत्व में बने और हमारे देहरादून शहर का, हमारे वार्ड का चौमुखी विकास हो। हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय विनोद चमोली जी मंच पर उपस्थित इस संस्कृति कॉलोनी के सम्मानित गण, मेरे सारे युवा साथी, सभी का नाम लेना अनुचित होगा, और मेरी जो ये बहनें बैठी हैं, मैं आपका ऋण इस जन्म में चुका नहीं पाऊंगा, मैं ऐसा मेरा अनुमान है। और मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, देखो चुनाव का अंतिम चरण चल रहा है और हम सब आप लोगों के बीच में हैं, और आप लोगों को आश्वासन देना चाहते हैं कि जो माननीय विधायक विनोद चमोली जी ने मेरी धर्मपत्नी नीता गुप्ता को एक टिकट देकर जिम्मेदारी सौंपी है, उस पे वो खरा उतरेगी
और आपके काम में कभी बाधा नहीं आएगा। मैं ऐसी जिम्मेदारी लेता हूं आपके सामने और मैं आपको आश्वासन देता हूं, जब कभी भी मीता गुप्ता की आपको जरूरत होगी तो मैं समय समय पर आपके बीच में यहाँ आता रहूंगा, जाता रहूंगा और इनको साथ लेके आता रहूंगा। और मैं यहाँ पे माड़ी का मंदिर है, माननीय विधायक जी, जितना धन आप उस माड़ी के मंदिर के लिए दोगे उतना ही धन मैं अपने कोष से भी दूंगा, क्योंकि माड़ी का मंदिर वो हमारा एक हिंदुओं का बहुत बड़ा स्थल है। जब मैं छोटा था तो वहाँ पे माड़ी के मंदिर पे आया करता था और वहाँ पे मेला लगता था। अब वहाँ पे संस्कृति मेला लगा करेगा, संस्कृति कॉलोनी का, ऐसा मेरा अनुमान है। और मैं आपको ज्यादा ना कहते हुए सभी बहनों से, क्योंकि इन बहनों ने विधायक जी जितनी मेहनत मेरे लिए करी या मीता के लिए करी, मेरे परिवार में तो इतनी मेहनत कभी आज तक जिंदगी में किसी ने करी नहीं। मैं तो आपका ऋणी हूँ और जिंदगी भर ऋणी रहूंगा। सर, आपका एक बहुत ही लंबा जो है राजनीतिक यात्रा रहा है, आप एक सफल राजनेता हैं आप, और आप मेयर के रूप में भी 2-2 कार्यकाल आपने इस नगर निगम को दिया है। अब ये स्मार्ट सिटी के तरफ जो एक रुझान है, इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए, देहरादून स्मार्ट सिटी की श्रेणी में है और शहर के लगभग 10.5 वार्ड स्मार्ट सिटी का हिस्सा रहे हैं, जिनमें काम हुआ है। और पेन सिटी भी हम लोगों ने काम किया है। पूरे शहर में स्मार्ट पोल्स, स्मार्ट कैमरेज लगे हुए हैं, जिसके माध्यम से हम ट्रैफिक रेगुलेट करते हैं। तो स्मार्ट सिटी के जो काम हम लोगों ने एजेंडे में लिए थे वो काफ़ी हद तक हुए हैं और आगे भी होने जा रहे हैं। इसमें आर शिफ्टिंग का भी एक बड़ा इशू है जो हम लोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा पूरा ईसी रोड हम लोगों ने ठीक किया है और पूरे शहर में जो बिजली की लाइनें हैं वो लगभग हम लोग अंडरग्राउंड कर रहे हैं, इसमें काम चल रहा है। तो शहर को कितना बेहतर बनाया जा सकता है उस और लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सर, एक वाटर लॉगिंग की बहुत बड़ी समस्या है, इसको लेकर के क्या कहना है सर? देखिए, मैं जब मेयर था उस समय मैंने प्रयास किया था कि ड्रेनेज का एक मास्टर प्लान पूरे शहर के लिए बने, लेकिन उस समय वो पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन इस समय एक सुखद मुझे भविष्य दिख रहा है कि सरकार हमारी ड्रेनेज का एक मास्टर प्लान बना दी देहरादून के अंदर। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से हम लोग पूरे शहर का ड्रेनेज ठीक करने जा रहे हैं। तो आजकल उस पर एक्सरसाइज चल रही है, आने वाले समय में उसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं। हमारा एक कार्यक्रम है सर, पहल जनसंवाद से, जिसमें हम आपके सभी वार्डों में जाकर जनता की राय जानते हैं और उनके मिजाज को भी परखने की कोशिश करते हैं। क्यों जितने नए वार्ड ये 40 जो ऐड हुए पीछे, उनमें जब हम नकरौंदा साइड गए तो वहाँ हमने देखा कि एक शिकायत बनी हुई है पानी के बिल को लेकर। और एक और क्षेत्र रायपुर में ही है सर, केसरवाला के नाम से, जहां आज तक सड़क ही नहीं है। तो एक जहां केंद्र में भी सरकार आपकी है, आप पीछे भी आप यहाँ पे मेयर रहे, राज्य में भी सरकार आपकी है, तो ऐसी कौन सी समस्या है सर जो हल नहीं हो पा रहा है? देखिए, जहाँ तक पानी के बिलों का प्रश्न है तो अब ये देखना पड़ेगा किन कारणों से बिल ज्यादा है, कभी गलतियां भी होती है तो उसका रेक्टिफाई हो सकता है। जैसे मेरे यहाँ कई बार शिकायतें आती हैं, मैं जल संस्थान को बोलता हूँ तो ठीक ठाक कर लेते हो, वो मैंने एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा सर, आपकी बात को आगे कर रहा हूँ, एक चीज करेक्ट करना चाहता हूँ। जब कोई शिकायत लेके जाता है तो वो कुछ कम कर देते हैं, कुछ नेगोशिएशन कर लेते हैं, लेकिन वहाँ एक टेक्निकल एरर है। काम जो होने चाहिए, जो मीटर इंस्टॉल हुए हैं, आखिर क्यों जहाँ 200 रुपए के बिल थे वहाँ 20-20 हजार रुपए? अभी ऐसा है, बहुत सारी जगह मीटर लगे ही नहीं, आज भी नहीं लगे। पहले क्या था कि जो मिनिमम चार्जेस के हिसाब से बिल, उन क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ जहाँ मीटर लगे हैं वो कंजम्पशन के हिसाब से पैसा पड़ रहा है। और मीटर लगाने के पीछे सोच ये भी था कि आप पानी का दुरुपयोग न करें। कई बार क्या होता है कि मीटर न होने के कारण आप पानी से दिन भर जो जहाँ पानी नहीं आ रहा वो तो नहीं आ रहा है, जहाँ आ रहा है दिन भर आप गाड़ी धोए जा रहे हैं, सड़कें भी साफ किए जा रहे हैं उस पानी से, वहाँ लोगों को पीने के लिए पानी नहीं, आप उस पानी को इस तरह बाहर रखे, उससे कोई पूछने वाला नहीं। तो मीटर लगने से धीरे धीरे लोगों के आदतन, क्योंकि मीटर के हिसाब से अगर ज्यादा पानी खर्च होगा तो पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, पैसे का बोझ आदमी बर्दाश्त नहीं करता है। तो धीरे धीरे कंजम्पशन को व्यवस्थित करेगा और कंजम्पशन कम होगा तो पानी बचेगा, पानी बचेगा तो आगे भविष्य के लिए
हमारी जो आने ये वाली बात पीढ़ियां हैं, किसी हद तक तो ठीक है सर, ये किसी हद तक तो बात ठीक है, लेकिन उनका कहना क्या है कि जो मीटर है इसमें टेक्निकल एरर है, मतलब एयर से भी मीटर मूव कर रहा है। ठीक है, वो दिखाया जा सकता है। कोई भी मीटर होगा, बिजली की स्मार्ट मीटर लगे, लोगों ने विरोध, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों ने थोड़ा सा बिजली की जो खपत है उसको भी ठीक किया और व्यवस्थित किया उस मीटर को। तो शुरू में जब कोई चीज इम्प्लीमेंट होती है तो आदमी को दिक्कत तो आती है, लेकिन धीरे धीरे जाके उसकी आदत पड़ती है, लोग उसको एडजस्ट करते हैं। अगर कोई मीटर खराब है, बिजली में भी ये व्यवस्था है, बिजली के जो स्मार्ट मीटर है अगर उसमें कोई रीडिंग गलत है, जंप कर रही है, तो बाकायदा चेक मीटर लगते हैं, उसको चेक किया जाता है, उसके बाद ठीक किया जाता है। अगर कहीं मीटर में कोई प्रॉब्लम उसको शिकायत करनी चाहिए। एक और बात पूछ लेते हैं पब्लिक के बीच में, इस बार आपके मेयर पद के प्रत्याशी भाई सौरभ जी, उधर भाई वीरेंद्र जी, ये दोनों के दोनों ही मतलब छात्र नेता रहे हैं और मुकाबला भी कुछ ऐसे ही दिखाई पड़ रहा है, तो आप कितना आश्वस्त है सर अपने सौरभ जी को लेकर? कोई मुकाबला नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। वीरेंद्र भी हमसे जुड़ा है, शहर का नौजवान हमारा है, और सौरभ भी हमारा कार्यकर्ता है। ये झगड़ा वीरेंद्र और सौरभ का तो है ही नहीं, ये झगड़ा है कांग्रेस और बीजेपी का, विचारधारा का चुनाव है, संगठन की शक्ति का चुनाव है, जनता के समर्थन का चुनाव है। बात वीरेंद्र सौरभ की तो है नहीं, वीरेंद्र सौरभ कहाँ है? लेकिन सर कांग्रेस पार्टी की भी बात करूं, वो तो प्रत्याशी के रूप में सामने है, लेकिन अब यहाँ बताओ ना, यहाँ कौन सा सौरभ खड़ा है? लेकिन वोट कौन मांग रहा है? विनोद चमोली मांग रहा है। वोट कौन मांग रहा है? ये मेरी बहन मांग रही है, ये बच्चे मांग रहे हैं। ये तो सर आपने क्लियर कर दिया कि एक पार्षद के लिमिटेशंस क्या है, और जब आप सुप्रीम पावर जब जुड़ जाते हैं उनकी लिमिटेशंस कहाँ तक चली जाती है, कहाँ तक वो काम कर सकते, कहाँ तक वो काम कर सकता है, ये तो आपने चैनल के माध्यम से कहा। तो सिंपल मेरा एक ही प्रश्न था। सौरभ के पक्ष में 3 बातें जा रही है। पहला विषय ये कि प्रदेश में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है। पहले भी 3 बार हम हैट्रिक नगर निगम में लगा चुके हैं। पार्षद 67 पार्षद मेरे पास पिछली बार 100 में से नगर निगम में थे। एक तो जो साइकोलॉजिकल लीड हमने वो पहले से ली हुई है, दूसरा हमारा संगठन ग्रास रूटेड ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत बड़ा है, तो संगठन का लाभ हमको मिलेगा। तीसरा जो विचारधारा पूरे देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का जो माहौल है उसका लाभ हमको मिलेगा। जब इन सारे पहलुओं को देखता हूँ तो मुझे कांग्रेस के कैंडिडेट कहीं दिखाई नहीं पड़ता। आप काफी आश्वस्त हैं अपने जीत को लेकर के? 100%। चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको भारतीय जनता पार्टी ने पार्षद प्रत्याशी के रूप में उतारा हुआ है और आप एकदम जी तोड़ मेहनत कर रही है। जी। अब मैं देख पा रहा हूँ भाई साहब की बात भी, मैंने भाषण भी सुनी अभी, एकदम जी तोड़ मेहनत चल रहा है। तो आप अपने यहाँ के क्षेत्रवासियों को चैनल के माध्यम से किस तरह से आश्वस्त करती हैं? मैं उनको आश्वस्त करने के लिए उन लोगों का जो मेरे को सहयोग मिल रहा है, जो उनका उत्साह मिल रहा है, तो मैं उसका कर्ज तो उनके लिए उतार ही नहीं सकती। मैं ये समझती हूँ कि उनसे, मेरे से पार्षद बनने के बाद जितना कार्य हो सकेगा उनके लिए मैं करूंगी और हमेशा उनके लिए सहयोग के लिए। आपकी इमोशनल बातें तो बड़ी ठीक लग रही है मुझे। अच्छा जी। मैं बात फंक्शनल कर रहा हूँ। अच्छा जी। मैं फंक्शनल बातें कर रहा हूँ कि जैसे अभी विधायक जी ने कहा भी, उस तरह से आप किस तरह से अपने जनता के लिए या क्षेत्रीय वासियों के लिए उपलब्ध रहेंगी? है, मैं आपको आश्वासन दिलाती हूँ कि मैं उनके साथ में हमेशा खड़ी रहूंगी और सदैव उनके लिए कार्यरत होंगी। और क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को लेकर के क्या सोचते हैं? बिल्कुल, ये सशक्तिकरण, यहाँ महिलाएं इतनी सशक्त है और उनके साथ, उनके सहयोग के साथ मिलके हम कदम से कदम मिला के एक नया भारत को रचेंगे। यहाँ के एक वार्ड को एक नया रूप देंगे और जो भी इस क्षेत्र की कमियां हैं उसे हम पूरा करेंगे। आप स्वयं एक महिला हैं, महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो देहरादून है एक बहुत ही, मैं यहीं पली हूँ, यहीं बड़ी हुई हूँ, तो यहाँ पे ऐसा कभी भी कुछ भी गलत है नहीं। लेकिन अब ये है कि ये नशा का थोड़ा, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी आ गई है एक, उससे यहाँ पे नशे का कारोबार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उससे जगह जगह ये राज्य में सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, पहले भी मेयर आप लोग, सब कुछ आप लोगों के हाथ में। अब ये बढ़ गया है तो नए तरह के क्या कदम उठाएंगे आप? बिल्कुल, अभी माननीय विनोद चमोली जी ने कहा है ना कि जो कमियां हैं, देखिए लाइट, सड़कें, नाली,
ये तो पार्षद के काम है ही है। उसके अलावा सिविल लाइन जो मूलभूत सुविधाएं हैं यहाँ पे, एक वाहन की आने जाने का भी यहाँ पे थोड़ा सा है, ट्रांसपोर्ट भी नहीं है यहाँ पे कॉलोनी में, थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं है। और एक सिविल लाइन की बड़ी समस्या है, जल भराव की बड़ी समस्या है, यहाँ पे निकासी की बड़ी समस्या है। तो ये जो है ये एक बड़े प्रोजेक्ट है जो एक लिंक के बिना नहीं हो सकते। मैं पार्षद पद पे रहूंगी तो विनोद चमोली जी थोड़ा सा भाई एक लिंक होता है, निकाय चुनाव आप निकाय से जीतते हैं तो उच्च स्तर से आपकी संबंध। उन्होंने मेरे को एक चेहरा बना के प्रस्तुत किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। उनकी मैं हमेशा आभारी रहूंगी कि उन लोगों ने मेरे लिए क्या किया है। आपकी राजनीतिक करियर कैसी रही है भाई साहब? मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। 30 साल से 1996 में पहला चुनाव जीता, उसके बाद 2 बार चुनाव जीता, और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था या मेरी महिला को कभी टिकट मिलेगा। ये तो सौभाग्य की बात है, आप लोगों का आशीर्वाद है, इनको टिकट मिल गया और सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और हम बहुत अच्छी हमारे फेस से आप रीडिंग कर सकते हैं, हमारे पास मतलब कोई हमारे चेहरे में ऐसा नहीं है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमें तो जनता चुनाव लड़ा रही है और हमारी महिलाएं हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, हम तो बड़े प्रसन्न है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम संजय गुप्ता है। गुप्ता जी, बड़ा विश्वस्त है आप, बहुत ही आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं अपने जीत को लेकर के, बड़ी प्रसन्नता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जब जीत कर आते हैं, मैं तो देख पा रहा हूँ कि आप मैडम प्रत्याशी जरूर हैं, लेकिन सक्रिय कार्यकर्ता आप ही नजर आ रहे हैं मुझे। नहीं। और मैडम के साथ अगर आपकी सक्रियता जुड़ जाती है तो मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ कि वो रॉकेट का काम करेगा। डबल इंजन हो जाएगा, इसमें 2 इंजन और लग जाएंगे, 4 इंजन बन जाएंगे। एक बात मैं कहना चाहूंगी, मैं कोई अपरिचित चेहरा नहीं हूँ। मैं दीनदयाल मंडल की पहले भी महामंत्री रह चुकी हूँ और हमेशा पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य करा है मैंने। और अपने पति देव के साथ में कदम से कदम मिला के मैंने इनको हर क्षेत्र में सहयोग करा है। आप जनता से पूछ सकते हो, जनता के सामने मैं एक नया चेहरा नहीं हूँ। नहीं, आप जनता के सामने बहुत चर्चित हैं। हाँ। लेकिन अब आपने सहयोग करा है या इन्होंने सहयोग करा है, एक दूसरे को सहयोग एक करते दूसरे को रहे सहयोग और करते जनता रहेंगे। की जो भी आकांक्षा है उस पे खड़े उतरे। हाँ। यही हमारी शुभकामना है। हमारे बीच में महानगर मंत्री मौजूद हैं। मैं आपका परिचय स्वयं आप अपनी परिचय देते हुए चैनल के माध्यम से जनता को क्या कहना चाहती हैं? जी, मैं प्रियंका गुसाई वार्ड 78 से अपनी बहन मीता गुप्ता के साथ, और मैं जिला में मंत्री हूँ महिला मोर्चा। और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी है वो हर तरह, हमारे जो 22 वार्ड है सारे के सारे वार्ड हमारे जीत रहे हैं। और ये हमारी जो बहनें हैं जिनकी ये मेहनत है, सबकी दिन रात। मैडम 100 वार्ड है आपके नगर निगम में? जी, हम अपनी विधानसभा की धर्मपुर विधानसभा की बात, कमी उनमें हम देखो, दूसरे में हम कभी कमी नहीं निकालेंगे। हमारी जो है सभ्यता की पार्टी है, हम किसी में कमी नहीं निकालते। हाँ, अपनी अच्छाई भी हम छोड़ते नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की अच्छाई जो है पूरे देश में प्रचलित। सौरभ भाई से सीनियर छात्र नेता रहे आपके वीरेंद्र पोखरियाल जी? जी, जरूर रहे होंगे, पर हमारी जो पार्टी का जो परचम है, हमने जो हमारी पार्टी ने सिंबल दिया है, हमारे जो सौरभ थपलियाल भाई जी है, कुछ सोच के ही उन्हें दिया होगा। और जनता का जो है पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि वो जनता के लिए हर पल दिन रात खड़े रहेंगे। हमारे यंग प्रत्याशी सौरभ थपलियाल जी, मुझे मालूम है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप अपनी बुलंद आवाज में, अगर यहाँ पे इस बीजेपी फिर से मेयर बन के या यहाँ पे इस वार्ड में भी उन्हीं के प्रत्याशी विजय होते हैं, तो आप अपनी बुलंद आवाज से क्या कहना चाहती है? जनता को क्या मैसेज देना चाहती है? मैं बुलंद आवाज से यही कहना चाहती हूँ, 101% हमारे प्रत्याशी जीतेंगे और 101% हमारा मेयर बनेगा सौरभ थपलियाल, और मीता गुप्ता हमारे यहाँ से निगम पार्षद बनेगी। भारत माता की वंदे। संस्कृत लोक विकास समिति के अध्यक्ष हमारे बीच में मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। इसके पीछे क्या उद्देश्य है साहब? इसके पीछे उद्देश्य हमारा ये है कि हमारी कॉलोनी जो है साफ सुथरी रहे, उसमें बिजली पानी की जो आपूर्ति सुचारू रूप से चलती रहे, और जो छोटी मोटी समस्याएं हैं हमारी कॉलोनी की, चाहे वो पानी की हो, बिजली की हो, उन सड़क की हो, उन समस्याओं से जो है हमारे जो प्रत्याशी अब ये बहन मीता गुप्ता जी जीत कर आएंगी, उन समस्याओं का निदान करेंगी।
इससे पहले जो पार्षद थे, इससे पूर्व पार्षद भाई हमारे आफ्ताब आलम थे, उन्होंने भी हमारी कॉलोनी के लिए काफ़ी कुछ काम किया है। जैसे मुख्य समस्या हमारी सफाई की और बिजली की होती है। वो मैं बहन जो नीता गुप्ता जी जीत कर आएंगी, ये उम्मीद पर हम कायम हैं। मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि हमारी दो ही समस्याएं हैं मुख्य, एक बिजली की और एक सफाई की। क्योंकि आज भी जो है हमने सफाई के लिए नगर निगम से कर्मचारी बुलाए और ट्रैक्टर बुलाया उनका, और तब प्रत्येक गली की सफाई करवाई और उनसे कूड़ा उठवाया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जब जीत कर आएंगी तो सबसे पहले हमारी कॉलोनी हेतु जो है 2 या 4 लोग जो है नियमित रूप से सफाई कर्मचारी नियुक्त करेंगे। और दूसरी बड़ी समस्या होती है कि बार बार बिजली खराब हो जाती है और कई हमारे बहुत सारे खंभे ऐसे हैं कॉलोनी में जिन पर अभी लाइट नहीं है। मैं ये भी अनुरोध करूंगा कि उन खंभों पे जो है आप जीत कर आते ही तुरंत जो है नई नई लाइटें लगवाएंगी और हमारी कॉलोनी ताकि जगमग होंगी। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम नरेंद्र सिंह रावत है। रावत जी, आपको काफी मैं प्रभावित देख रहा हूँ बातें भारतीय जनता पार्टी से, और काफी उम्मीदें भी आप जता रहे हैं बिजली को लेकर के, पानी को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के। तो कूड़ा प्रबंधन के बारे में आप क्या कहते हैं? कूड़ा प्रबंधन किस तरह का है? कूड़ा प्रबंधन तो ठीक ही है, लेकिन अभी काफी कुछ काम करने की जरूरत है उसमें। एक तो नियमित रूप से जो गाड़ी नहीं आती है, और आती है तो कुछ घरों को छोड़ करके जो निकल जाती है। थोड़ा उस पे पार्षद जी जब जीत कर आए या मेयर साहब जब सरकार बन जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मैं ये चाहता हूँ कि जैसा इंदौर में है, इंदौर जो शहर है मध्य प्रदेश का, वो टॉप रैंकिंग के में सफाई में इस समय। तो मैं आपको यह बात करा दूं कि मैं जब से इस कॉलोनी में आया हूं, मैं खुद कूड़ा उठाता हूं, खुद कूड़े को उठा करके उसको डिस्पोजल करता हूं, उसको कूड़ादान में डालता हूं। और सभी जो हमारे कॉलोनी के निवासी उनको प्रेरित करता हूं कि आप कूड़ा जो है इस तरह से, कतिपय हमारे जो लोग हैं, हमारे कॉलोनी के निवासी हैं, गाड़ी में कूड़ा उठाकर और सड़क के किनारे फेंक देते हैं। उनको मैंने कई बार समझाया, उनके घर गए हम लोग, हमने कहा भाई कूड़ा इस तरह आप ना फेंकें, कूड़े की गाड़ी आ रही है, यदि एक दिन नहीं आती तो दूसरे दिन सही आप कूड़ा, और बगल में ही वैसे हमारा डंपिंग जोन है तो कूड़ा वहाँ डालें। तो मैं ये अनुरोध करूंगा कि जो सरकार बने बीजेपी की, वो इंदौर की भांति जो कूड़ा प्रबंधन करे, वहाँ अपने कार्मिकों को स्टडी करने के लिए भेजे और उनसे, ताकि वो वहाँ से सीख कर आए कि किस प्रकार वो हर साल आप देख रहे होंगे कि कूड़ा प्रबंधन सब स्वच्छता के मामले में इंदौर शहर की पूरे भारतवर्ष में उनका प्रथम रैंकिंग आ रही है। कचरा प्रबंधन उनका बहुत अच्छा है। और जो जैविक, और मैंने ये भी सुना है वहाँ जो हमारे साथी लोग कुछ रिश्तेदार रहते हैं कि जैविक और अजैविक कूड़े के उनके अलग अलग कूड़ेदान हैं, और उसमें कंपलसरी कि आपने जैविक और अजैविक कूड़ा अलग अलग डब्बों में डालना है। उसके बाद गाड़ी आती है, अब गाड़ी वहाँ नियमित रूप से आती है, हर रोज आती है और उसका निस्तारण करती है। काफी उम्मीद के साथ आप भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, हमारी शुभकामनाएं आपको। आपने देखा कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं मीता गुप्ता, उनके पक्ष में ये जनसभा करने के लिए आए थे, और हमने चैनल के माध्यम से स्मार्ट सिटी को लेकर के उनसे कई बात की। उनके साथ जो कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी हैं वीरेंद्र पोखरियाल, उनको लेकर के भी काफी बातचीत की। उन्होंने बेबाकी से हर बातों की जवाब दी, और आपने देखा कि यहाँ किस तरह से उत्साह बना हुआ है। मैं चैनल के माध्यम से सभी चीज दिखा पा रहा हूँ। कैमरामैन रमन गुप्ता और रोहित शर्मा के साथ मैं अजय दत्त, पल्स 24 न्यूज। निकाय चुनाव से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज, और साथ ही आप अपनी राय हम तक इस वीडियो पर कमेंट कर पहुंचा सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल पल्स 24 न्यूज नेशनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।